नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात करने वाले हैं, एंटीबायोटिक प्रबंधन। और इस ज़रूरी विषय को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक काफ़ी विस्तृत लेख है। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। कभी सोचा है कि वो दवाएं जो हमारी जान बचाने के लिए बनी है, अगर हम उनका सही इस्तेमाल ना करें तो शायद एक दिन वो बेअसर हो जाए। ये जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध है, मतलब दवाओं का असर कम होना, ये वाकई दुनिया भर में एक बढ़ती हुई चिंता है। और ये हमारी बरसों की मेडिकल तरक्की को खतरे में डाल सकता है। तो आज इस लेख के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो इन लाइफ सेविंग दवाओं का इस्तेमाल जिम्मेदारी से और प्रभावी ढंग से कैसे कर सकते हैं, और ये इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। कोई दूर की आशंका नहीं है, ये यही है हमारे सामने। एंटीबायोटिक्स बहुत कीमती हैं, हमें ये याद रखना होगा। और एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख भी इसी बात पर जोर देता है। तो ये जो एंटीबायोटिक प्रबंधन है, मतलब इनके इस्तेमाल को सलीके से संभालना, ये अब कोई अच्छी बात नहीं रह गई है, ये एक ज़रूरत बन गई है, फौरन लागू करने वाली ज़रूरत, ताकि ये दवाएं आगे भी काम आ सकें। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये एंटीबायोटिक प्रबंधन है क्या चीज? हाँ, देखिए सीधे शब्दों में कहें तो ये एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल को सबसे बेहतर, सबसे अनुकूल बनाने का एक सोचा समझा व्यवस्थित तरीका है। इसका जो मूल मंत्र है वो ये है: सही मरीज को सही संक्रमण के लिए सही दवा, सही डोज में और सही समय तक देना। लक्ष्य बिल्कुल साफ है: मरीज जल्दी ठीक हो, सुरक्षित तरीके से ठीक हो, दवा के जो बुरे असर हैं, साइड इफेक्ट्स, वो कम से कम हो, और सबसे जरूरी, बैक्टीरिया में इन दवाओं के खिलाफ वो जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ना पनपने पाए। अच्छा, और जैसा आपने कहा ये व्यवस्थित है, मतलब ये सिर्फ किसी एक डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही ये बात दिलचस्प हो जाती है, जैसा आपने कहा। एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख भी यही बताता है कि ये असल में एक टीम की तरह काम करता है। इसमें डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेज हैं, लैब के विशेषज्ञ यानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो संक्रमण रोकने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं वो, और अस्पताल का मैनेजमेंट भी। सब मिलकर काम करते हैं। किसी एक की कोशिश से ये नहीं हो सकता, ये सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक सामूहिक प्रयास है। अच्छा, तो अब इस पर आते हैं कि ये प्रबंधन आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेख में कई कारण बताए गए हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा कारण वही है जिससे हमने बात शुरू की थी, एंटीबायोटिक प्रतिरोध से लड़ना। हाँ बिल्कुल, वो सबसे अहम कारण है। देखिए, जब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बेवजह होता है या ज़रूरत से ज़्यादा होता है, या मान लीजिए गलत तरीके से होता है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो एक तरह से सीख जाते हैं कि इन दवाओं से कैसे बचना है। वो खुद को बदल लेते हैं, म्यूटेट कर जाते हैं, और फिर दवा बेअसर होने लगती है। इससे होता क्या है कि जो आम संक्रमण है वो भी गंभीर, यहाँ तक कि जानलेवा बन सकते हैं। तो ये जो प्रबंधन कार्यक्रम है, ये इन्हीं दवाओं की ताकत को, इनकी प्रभावशीलता को भविष्य के लिए बचाने की एक कोशिश है। और मरीजों के लिए इसके सीधे फायदे क्या हैं? मतलब अगर सही प्रबंधन हो तो? देखिए, मरीज के लिए तो बहुत फायदे हैं। जब इलाज पूरी तरह मरीज की ज़रूरत और उसके संक्रमण की किस्म के मुताबिक तय किया जाता है, तो सबसे पहले तो साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा कम हो जाता है। इलाज के लंबा खिंचने या उसमें कोई और कॉम्प्लिकेशन होने की आशंका भी घट जाती है। नतीजा, मरीज ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा सुरक्षित तरीके से ठीक होता है। इसके अलावा लेख में एक और बात कही गई है, लागत कम करने की। ये कैसे होता है? क्या एंटीबायोटिक्स महंगी होती हैं या? हाँ, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, जब एंटीबायोटिक बेअसर हो जाती है तो क्या होता है, मरीज को शायद ज़्यादा दिनों तक अस्पताल में रहना पड़े। हो सकता है उसे ज़्यादा महंगे या मुश्किल इलाज की ज़रूरत पड़े। जो नई और ज़्यादा ताकतवर एंटीबायोटिक्स होती हैं वो अक्सर बहुत महंगी होती हैं। साथ ही लंबे इलाज और बार बार होने वाली जांचों का खर्चा भी तो बढ़ता है। तो अगर हम मौजूदा एंटीबायोटिक्स का सही सोच समझकर इस्तेमाल करें तो इन सारे अतिरिक्त खर्चों से बचा जा सकता है, और इससे पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ भी कम होता है। ये तो हुई मरीज और अस्पताल की बात, लेकिन इसका असर समाज पर, मतलब बड़े पैमाने पर कैसे पड़ता है? बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें, जैसा कि एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख भी बताता है, तो बात सिर्फ एक मरीज या एक अस्पताल तक सीमित नहीं रहती। प्रभावी एंटीबायोटिक्स का उपलब्ध होना ये पूरे समाज की, पूरी कम्युनिटी की स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी है। जरा सोचिए, अगर आम संक्रमणों का इलाज मुश्किल हो जाए या सर्जरी के बाद इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाए, तो इसका असर तो हर किसी पर पड़ेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। ये दवाएं हमारी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव का एक अहम हिस्सा हैं।
इनका बचाव करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर का लिखा हर एक नुस्खा वो सिर्फ उस एक मरीज तक सीमित नहीं रहता। वो असल में पूरे समुदाय के स्वास्थ्य का ताना बाना बुनता है या बिगाड़ता है। जब दवाएं बेअसर होती हैं तो हम सब, पूरा समाज ज्यादा असुरक्षित हो जाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे अमल में कैसे लाया जाता है। मतलब सिर्फ इरादा कर लेना या नीतियां बना लेना तो काफी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल काफी नहीं होगा। सही कहा आपने। एक कामयाब प्रबंधन कार्यक्रम के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत होती है। एवरब्लिंक हेल्थकेयर के लेख के अनुसार इसमें कुछ बुनियादी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले तो जो भी अस्पताल या संस्था है उसके टॉप मैनेजमेंट का, लीडरशिप का पूरा सपोर्ट चाहिए। उन्हें इसके लिए संसाधन देने होंगे, जिम्मेदारियां तय करनी होंगी और सबसे ज़रूरी एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां एंटीबायोटिक्स के सही जिम्मेदार इस्तेमाल को अहमियत दी जाए। और तो टीम वाली बात भी यहाँ अहम होगी, है ना, जो आपने पहले बताई थी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा हमने पहले कहा, एक समर्पित मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें डॉक्टर हों, फार्मासिस्ट हों, नर्स हों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हों, संक्रमण नियंत्रण विशेषज्ञ हों। ये टीम मिलकर नीतियां बनाती है, निगरानी करती है और डॉक्टरों को सलाह भी देती है। और साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लगातार शिक्षा और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं या उनके अपने अस्पताल या इलाके में जो प्रतिरोध का पैटर्न बदल रहा है उससे वाकिफ रहें। इसका मतलब है कि जानकारी और डेटा का भी इसमें बड़ा रोल है। मतलब अंदाजे से काम नहीं चलेगा। नहीं, अंदाजे से बिल्कुल नहीं। निश्चित रूप से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस एंटीबायोटिक का कितना इस्तेमाल हो रहा है, किन संक्रमणों के लिए हो रहा है और स्थानीय स्तर पर कौन से बैक्टीरिया किन दवाओं के प्रतिरोधी हो रहे हैं। इस सारे डेटा को इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना, मतलब एनालाइज करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसी डेटा के आधार पर इलाज के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश यानी प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं और उन्हें सिर्फ बनाकर छोड़ना नहीं, समय समय पर अपडेट भी करना होता है, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं। तो ये तो हुआ कार्यक्रम का एक तरह से ढांचा, लेकिन रोजमर्रा के काम में डॉक्टर और उनकी टीमें इसे लागू कैसे करते हैं? लेख में कुछ खास रणनीतियों, मतलब स्ट्रैटेजीज का जिक्र है। हाँ, कुछ मुख्य रणनीतियां हैं जो इसे जमीन पर उतारने में मदद करती हैं। एक है एंटीबायोटिक समीक्षा और प्रतिक्रिया, यानी एंटीबायोटिक रिव्यू एंड फीडबैक। इसमें क्या होता है कि जो प्रबंधन टीम है वो नियमित रूप से एंटीबायोटिक नुस्खों की समीक्षा करती है और डॉक्टरों को उनके लिखने के पैटर्न पर फीडबैक देती हैं कि कहाँ सुधार हो सकता है। दूसरा है एंटीबायोटिक टाइम आउट। टाइम आउट, ये क्या है? इसका मतलब है इलाज शुरू करने के मान लीजिए 48 से 72 घंटे बाद एक बार रुककर सोचना कि क्या वाकई यही एंटीबायोटिक जरूरी है, क्या यही डोज सही है, क्या इतने ही समय के लिए देनी है। कई बार इस बीच नई जानकारी आ जाती है, जैसे लैब रिपोर्ट, तो उसके आधार पर इलाज में बदलाव किया जा सकता है। ये एक तरह का चेक पॉइंट है। अच्छा, और आपने पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात की थी, वो रणनीति क्या है? हाँ, वो एक बहुत अहम रणनीति है। उसे कहते हैं डी एस्केलेशन। देखिए, कई बार जब संक्रमण गंभीर होता है और ये तुरंत पक्का पता नहीं होता कि कौन सा खास बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो डॉक्टर अक्सर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से इलाज शुरू करते हैं। ये वो दवाएं होती हैं जो कई तरह के बैक्टीरिया पे असर करती हैं। लेकिन जैसे ही लैब टेस्ट से पक्के तौर पर पता चल जाता है कि हाँ, ये वाला बैक्टीरिया है, तो इलाज को नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में बदल दिया जाता है। ये वो दवा है जो खास तौर पर उसी बैक्टीरिया को निशाना बनाती है। अच्छा, मतलब इलाज को और ज्यादा सटीक बनाना। बिल्कुल। इससे क्या होता है कि बेवजह दूसरी एंटीबायोटिक्स का असर कम नहीं होता और हमारे शरीर में जो फायदेमंद बैक्टीरिया हैं उन्हें भी कम नुकसान पहुंचता है। समझ गए। इसी तरह मरीज की उम्र, उसका वजन, उसकी किडनी या लिवर कैसे काम कर रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दवा की सही खुराक तय करना, जिसे डोज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, ताकि दवा असरदार भी हो और सुरक्षित भी रहे। और आखिर में सही और तेज डायग्नोस्टिक टेस्ट का इस्तेमाल। हाँ, जांचें। जी, ये टेस्ट जल्दी से बताने में मदद करते हैं कि संक्रमण बैक्टीरिया से हुआ है या वायरस से, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरस पर तो काम ही नहीं करती। या फिर ये बताने में कि किस खास बैक्टीरिया से संक्रमण हुआ है। इससे सही इलाज चुनने में बहुत मदद मिलती है और बेवजह एंटीबायोटिक देने से बचा जा सकता है। सुनने में ये सब बहुत तार्किक और बेहद जरूरी लगता है, लेकिन क्या इसे लागू करना हमेशा आसान होता है? यकीनन कुछ चुनौतियां भी सामने आती होंगी। हाँ,
चुनौतियां बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं। और एवरब्लिंक हेल्थ केयर का लेख भी इन्हें नज़रअंदाज नहीं करता। एक बड़ी चुनौती तो है संसाधनों की कमी, खासकर छोटे अस्पतालों या जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ। एक समर्पित टीम बनाना, नई तकनीक लाना या महंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट उपलब्ध कराना, इसके लिए हमेशा पर्याप्त बजट या स्टाफ नहीं होता। और शायद डॉक्टरों की जो पुरानी आदतें हैं उन्हें बदलना भी एक मुश्किल काम होता होगा। हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा है। देखिए, कई डॉक्टर सालों से एक खास तरीके से एंटीबायोटिक्स लिखते आ रहे होते हैं। उनकी एक प्रैक्टिस बन जाती है। उन्हें नई गाइडलाइंस अपनाने या अपनी प्रैक्टिस बदलने के लिए राजी करना, इसके लिए लगातार बातचीत, भरोसा बनाने की जरूरत होती है। और कभी-कभी मरीजों या उनके घरवालों की तरफ से भी एंटीबायोटिक लिखने का दबाव होता है, भले ही डॉक्टर को लगे कि उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी होता है। सर्दी जुकाम में भी लोग एंटीबायोटिक मांग लेते हैं। बिल्कुल। और डायग्नोस्टिक टेस्ट की उपलब्धता भी एक मसला है, जैसा आपने कहा। हाँ। तेजी से नतीजे देने वाले जो एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, वो अभी भी हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। और इनके बिना डॉक्टरों को कई बार सिर्फ लक्षणों के आधार पर ही अंदाजा लगाना पड़ता है। इससे जाहिर है अनावश्यक एंटीबायोटिक इस्तेमाल का खतरा रहता है। और ये भी समझना जरूरी है कि हर अस्पताल, हर क्लिनिक अलग होता है। वहाँ आने वाले मरीज अलग होते हैं, वहाँ जो स्थानीय प्रतिरोध के पैटर्न हैं वो अलग होते हैं। इसलिए कोई एक समाधान, कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला हर जगह फिट नहीं बैठता। जो भी रणनीतियां हैं उन्हें स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से ढालना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। ये बात सही है कि ये चुनौतियां वास्तविक है और इन्हें बहाना बनाने की बजाय इनके समाधान खोजने की जरूरत है जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हों। बिल्कुल। हर संस्था को अपनी क्षमता और ज़रूरतों के हिसाब से शुरुआत करनी होती है, चाहे वो छोटे कदमों से ही क्यों ना हो। इन चुनौतियों के बावजूद क्या भविष्य को लेकर उम्मीद की कोई वजह है? क्या टेक्नोलॉजी या कोई नई खोज इसमें हमारी मदद कर सकती है? हाँ, बिल्कुल, उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए। और लेख भविष्य की कुछ संभावनाओं पर भी रोशनी डालता है। टेक्नोलॉजी, जैसा आपने कहा, वो एक बड़ा रोल निभा सकती है और निभा भी रही है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, ई प्रिस्क्राइबिंग सिस्टम है, डेटा एनालिटिक्स है, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डॉक्टरों को सही समय पर सही फैसला लेने में मदद कर सकता है। ये सिस्टम डॉक्टरों को गाइडलाइंस याद दिला सकते हैं, दवा के इंटरेक्शन के बारे में चेतावनी दे सकते हैं या प्रतिरोध के पैटर्न के आधार पर बेहतर विकल्प सुझा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। और क्या दुनिया भर में भी कुछ हो रहा है इस दिशा में, मतलब ग्लोबल लेवल पर? जी है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध क्योंकि एक वैश्विक समस्या है, तो इसका समाधान भी वैश्विक सहयोग से ही निकलेगा। अलग अलग देशों के बीच डेटा शेयर करना, रिसर्च साझा करना, जो सफल रणनीतियां हैं उन्हें एक दूसरे से सीखना, ये बहुत जरूरी है। और इस दिशा में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देश मिलकर काम कर रहे हैं। और इसमें आम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? क्या हम और आप भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, जन जागरूकता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एंटीबायोटिक्स हर बीमारी का इलाज नहीं है। खासकर जो वायरल संक्रमण होते हैं, जैसे आम सर्दी जुकाम, उनमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक लेना या जो कोर्स दिया गया है उसे अधूरा छोड़ देना कितना नुकसानदेह हो सकता है। जब लोग जागरूक होंगे तो वे न सिर्फ खुद जिम्मेदार बनेंगे बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग भी करेंगे। हाँ, ये जरूरी है। और नई दवाओं या इलाजों की खोज के बारे में क्या उस दिशा में कुछ हो रहा है? इसको में धीमी हुई है। हमें इस क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट R&D में बहुत ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। सरकारों को, कंपनियों को, सबको मिलकर आगे आना होगा। साथ ही एंटीबायोटिक्स के अलावा दूसरे विकल्पों पर भी शोध को बढ़ावा देना होगा, जैसे बैक्टीरियोफेज थेरेपी है या इम्यूनोथेरेपी है। भविष्य में हमारे पास प्रभावी उपचार हों, इसके लिए ये निरंतर निवेश और वैश्विक प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने जो इतनी चर्चा की, एवरब्लिंक हेल्थकेयर के इस लेख से जो समझा, उसका सार क्या निकलता है? सार यही है कि एंटीबायोटिक प्रबंधन अब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं बचा है। यह आधुनिक चिकित्सा की, मॉडर्न क्लिनिकल प्रैक्टिस की एक अनिवार्य जरूरत बन गया है। ये सिर्फ करना अच्छा है वाली बात नहीं है, बल्कि करना ही होगा वाली बात है। ये न सिर्फ मरीजों के लिए बेहतर है, बल्कि हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम और पूरे समाज के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी जरूरी है। और इसका असर सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि आने वाले कल पर भी पड़ेगा। निश्चित रूप से। आज हम एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को लेकर जो भी फैसले ले रहे हैं, उनका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास, हमारे बच्चों के पास संक्रमणों से लड़ने के लिए कारगर हथियार बचेंगे या नहीं। जैसा कि लेख भी कहता है, एक साथ मिलकर, सबूतों के आधार पर और सहयोग के साथ काम करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए,
एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर हमारी अपनी व्यक्तिगत जागरूकता, हमारी अपनी छोटी छोटी आदतें और जिम्मेदारी इस बड़ी वैश्विक लड़ाई में कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं।